गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 2 जनवरी 2024 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आपको याद होगा 31 दिसंबर को मैंने बताया था कि हम आज से हमारा जो रेलिवेंट न्यूज़पेपर है उसके रेलिवेंट आर्टिकल हैं यूपीएससी से लगते हुए उनको उस हिसाब से भी देखेंगे कि मेंस में इस पर क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो वो तो आपके साथ है ही, लेकिन एक नई गुड न्यूज़ है माइंड मैप्स की। देखिए, अब जो मैं आपको आंसर और आर्टिकल समझाने वाली हूँ एक्सप्लेन पेज को छोड़ के, क्योंकि एक्सप्लेन पेज पे खुद ही बहुत सारे आपके पॉइंट्स में बटा होता है, तो इसीलिए उसके मैं माइंड मैप नहीं बनाऊंगी। लेकिन एक्सप्लेन पेज को छोड़ के आपके जितने भी आर्टिकल होने वाले हैं जो यूपीएससी के हिसाब से ज़रूरी है उनको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए मैंने माइंड मैप्स में कन्वर्ट किया है, ताकि जब आप भी न्यूज़पेपर पढ़ें और आप भी इस ढंग से सोच सके कि इस आर्टिकल से मेंस के अंदर सवाल क्या पूछा जाएगा, इस आर्टिकल में दिया क्या हुआ है, तो उस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। तो है ना बहुत खुशी की बात। तो चलिए, एक्साइटेड है सब? वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है, हमें पता है कि वो बात कर रहा है 2 जनवरी की, लेकिन यहाँ पर 1 जनवरी क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसरो के द्वारा 1 जनवरी को साल के पहले दिन पर एक मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि मिशन लॉन्च किया गया है एक्सपोसेट के नाम से। व्हाट इज एक्सपोसेट? एक्सपोसेट का मतलब होता है, एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सरेज को, यानी कि एक्सरेज जो होती हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। पो से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हुई है पोलरामीटर के बारे में। पोलरीमीटर क्या होता है कि पोल्स के अराउंड जाके एक सैटेलाइट घूमेगी, और सेट यहाँ पर है सैटेलाइट। देखिए, मैं आपको कुछ बता देती हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारी सैटेलाइट ऑर्बिट होते हैं। पहले तो आपकी जो अर्थ होगी उसके ऊपर कुछ ऑर्बिट्स होंगे, राइट? जैसे कि यहाँ पर कोई ऑर्बिट होगा, बहुत छोटा होगा तो ये 600 किलोमीटर तक ही हो जाएगा। फिर उसके ऊपर कुछ सैटेलाइट्स का एक ऑर्बिट होगा, और जो लास्ट ऑर्बिट जिसको बोला जाता है सबसे ऊपर, जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है, ये आपकी अर्थ है। ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है ना, ये ऑर्बिट होता है 36,000 किलोमीटर के ऊपर। और जब भी, जैसे कि ये जो छोटे ऑर्बिट्स होते हैं, ज़्यादातर ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा आपका यहाँ पर, ये आपका होता है वेदर के लिए। यहाँ पर या तो वेदर किया जाएगा, या फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए जो भी सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है वो सैटेलाइट्स यहाँ पर की जाती है, ऊपर छोड़ी जाती है। अब आप पूछेंगे ठीक है मैम, समझ में आ गया कि ऊपर जाते इस टाइम यहाँ पर हम डिस्टेंस के हिसाब से ऑर्बिट को नापते हैं। एक आउटर स्पेस होता है, कार्मेलिन लाइन होती है, किसी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि मैम इसमें पोलर का क्या मतलब है, वाई दे आर यूजिंग पोलर वर्ड इन इट। देखिए, मैं आपको समझा दूं कि सैटेलाइट्स जब हम छोड़ते हैं ना, तो वो भी अर्थ के हिसाब से अलग अलग तरीके से छोड़ी जाती हैं। मान लीजिए, ग्रीन में बनाती हूँ, मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है, ग्रीनिश ही हमारी अर्थ है, प्यारी अर्थ है। जियोड शेप में। आप बोलेंगे मैम गोल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अर्थ की शेप गोल नहीं होती है बेटा, जियोड होती है। तो जियोड शेप में है, और इसीलिए ये जो आप अर्थ यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब अर्थ के ऊपर जब आप किसी सैटेलाइट को छोड़ेंगे तो एक सैटेलाइट ये होता है आपका नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। तो कुछ जो सैटेलाइट होती है वो पोलर सैटेलाइट्स होती है, यानी कि वो इस तरीके से घूमेंगी, वो नॉर्थ पोल से ऊपर जाएंगी, फिर वापस आएंगी इधर की तरफ, फिर यहाँ पे फिर से पोल से वापस मुड़ जाएंगी, और ऐसे ही वो पोलर रीजन को घूमती रहेंगी बार बार एक ही जगह पर। कुछ सैटेलाइट होती है जो इंक्लाइंड होती हैं, यानी कि वो इस तरीके से बनी होंगी कि वो अर्थ से ऐसे इधर से जा रही हैं, अर्थ से फिर इधर आ रही है। सैटेलाइट्स का काम क्या होता है? फोटो खींचना। इसीलिए कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं जिसके अंदर आपकी जो नॉर्मल जो सैटेलाइट्स होती है उनके अलावा वो खुद ही फ्लैश मारती है, और उसके बाद भी अंधेरे में भी उसको खींच लेती है फोटो को। अब कुछ सैटेलाइट होती हैं जो अर्थ के अराउंड घूमती है। ये 36,000 किलोमीटर जो है ना बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि अर्थ के साथ साथ जिस स्पीड से आपकी अर्थ अपने एक्सिस्ट पे रोटेट कर रही है, अर्थ भी हमें पता है कि घूमती है, अपने एक्सिस्ट पे 365 डेज लेती है, उसी स्पीड से जब कोई सैटेलाइट भी यहाँ पर अर्थ के साथ साथ घूमने लग जाती है तो वो स्टेशनरी हो जाती है। स्टेशनरी क्या होता है? थमा हुआ। जब आप किसी गति से चल रहे हो और उसी सेम गति से कोई और चीज़ चल रही होती है साथ में, तो आपको लगता है कि जो दूसरी चीज़ है वो रुक
रुकी हुई है, सिर्फ मैं ही चल रहा हूँ। कभी ट्रेन में, बस में आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि आपको पेड़ पौधे या तो बहुत तेजी से भागते हुए दिखाई देते हैं और आप खुद अपने आप को थमा हुआ महसूस करते हो। तो ये क्या फिनोमिना है? यही फिनोमिना है कि आप ज्यादा स्पीड से उससे चल रहे हो, इसीलिए आपको दिखाई कुछ और देता है। यहीं पर जब ये सैटेलाइट्स बिल्कुल सेम अर्थ जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से जब ये सैटेलाइट घूमती है अर्थ के चारों तरफ, मान लीजिए अर्थ का कभी फेज यहाँ पर था तो ये सैटेलाइट यहाँ पर पहुँच गई है, तो ये जो होती है ये होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो ये पोलर वाला जो शब्द आप समझ में आ गया होगा कि अर्थ के पोल्स के हिसाब से ये सैटेलाइट्स घूमने वाली है, इसीलिए इनको बोला जा रहा है पोलरीमीटर, यानी पोलर्स के हिसाब से जो एक्सरेज आती हैं उनको हम समझेंगे। देखिए ये आर्टिकल बहुत एक्सप्लेन फेज में और आगे भी आर्टिकल्स में दिया हुआ है, मैं ज़्यादा डिटेल में आपके साथ वहाँ पर जाऊँगी। जस्ट अभी हमें पता होना चाहिए कि इसका लॉन्च व्हीकल क्या था, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लॉन्च व्हीकल क्या था? लॉन्च व्हीकल यहाँ पर था PSLV। PSLV हमें पता है अलग अलग तरीके के हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं, जैसे कि GSLV भी लॉन्च व्हीकल होता है, राइट, और PSLV भी होता है। तो ये जो व्हीकल्स हैं इनमें से ज़्यादातर जो सबसे सफिशिएंट है वो PSLV जो लॉन्च व्हीकल ही होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लॉन्च व्हीकल है, कौन सा रॉकेट उन्होंने उड़ाया, कितना इनका पेलोड होता है, कितनी कैपेसिटी है, कितने केजीज के ये जो पेलोड है उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये काम है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने का, ये आपको पता करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर फिर से आर्टिकल आ गया है एक्सप्लेन्ड पेज पर, जो कि बात कर रहा है एक्सपोसेट, यानी कि अगेन वही हम जिस लॉन्च की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज इसरोज फर्स्ट मिशन ऑफ दिस ईयर? क्या है फर्स्ट ईयर का मिशन, ये क्या है? तो द एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट्स विच इसरो लॉन्च मंडे को उसको लॉन्च किया गया। वर्ल्ड की सेकेंड सैटेलाइट बेस्ड मिशन है नासा के बाद, जो कि एक्सरेज को पोलरीमीट्री की मेजरमेंट करेगा। देखिए अब तक सिर्फ ऐसा जो एक मिशन भेजा गया है वो सिर्फ और सिर्फ नासा के द्वारा भेजा गया है। और वर्ल्ड में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि इंडिया की जो इसरो है वो वर्ल्ड के अंदर अपनी जगह बनाए हुए है, बहुत ही एडवांस एक स्पेस एजेंसी के रूप में, कहा जापान के साथ, चाइना के साथ, यूरोपियन स्पेशल एजेंसीज के साथ, इन सब के साथ बिल्कुल टक्कर से रहता है इसरो। और यही कारण है कि उन्होंने अभी भी एक नया मिशन लॉन्च किया है जो कि वर्ल्ड में सिर्फ नासा सोच चुका था, अभी तक उसको किसी और जो भी स्पेस एजेंसी से उनके द्वारा भेजा भी नहीं गया है, सोचा भी नहीं गया है। तो अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली में ये एक्सपोसेट है क्या। देखिए ये मिशन जो है ना ये एस्ट्रोनॉमर्स को स्टडी करने देगा जो एक्सरे इमेजन होता है जब भी कोई ब्राइट लाइट आती है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई लाइट आती है, 4th 5th 6th क्लास में समझा था ना कि लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, राइट। लाइट हमें बहुत ही ब्राइट दिखाई जाती है, उसी ब्राइट लाइट के अंदर बहुत सारी रेज होती हैं। कौन कौन सी रेज होती हैं? कभी बीटा रेज होंगी, ठीक है, यहाँ तक बीटा रेज हो जाएंगी, फिर आपकी यहाँ पर गामा रेज होंगी और फिर आपकी होंगी एक्स रेज, राइट। एक्सरेज यहाँ पर होंगी। तो ये एक्सरेज जिनको हम एक्सरे करते हैं वो क्या होता है, वो आपके ऊपर एक्सरेज को डाला जाता है जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट पोर्शन जो है उनको देख पाते हैं, राइट। हमारी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो घुस जाती है, उनको आराम से देख पाती हैं, दिखा पाती हैं। तो इसीलिए अलग अलग यहाँ पर रेज का इस्तेमाल होता है। और मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन हेल्थ के लिए, एटलीस्ट स्किन के लिए एक्सरेज काफ़ी इतनी अच्छी नहीं होती है, बुरी होती है। इसीलिए हमारी जो अर्थ है उसने खुद ही ओजोन लेयर को बनाया हुआ है, रेडिएशन है ना ये एक तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर अर्थ ने ओजोन लेयर बनाया जिसकी वजह से ये वैसे ही काफ़ी कम आ पाती हैं अर्थ के ऊपर। और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से, रीजंस की वजह से इनको डिटेक्ट करवाना, इनकी स्टडी कर पाना, इनको समझ पाना भी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो उसी की स्टडी के लिए जब भी ये सेलेस्टियल सोर्सेज होते हैं ना, कहीं से कोई चीज़ आ रही है, सन से आ रही है, जुपिटर से कोई एस्ट्रॉयड हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कि ब्राइट जो सोर्स आ रहे हैं उसके अंदर एक्सरेज कितना है, या मीडियम एनर्जी बैंड जो होगा, आपकी एनर्जी का बैंड मैंने आपको ऊपर बताया कि बेटा और जो गामा रेज होती हैं उनके मिड के अंदर यहाँ पर एक्सरेज होती हैं। तो ये मीडियम एनर्जी बैंड के ऊपर इसको समझा जाएगा, इसकी स्टडी की जाएगी। देखिए इसके अंदर 2 पेलोड्स हैं, एक तो यहाँ पर है एक्सरे पोलरीमीटर जिसको पॉलिक्स के नाम से जाना जाएगा। पेलोड क्या होता है? जिसको उठाकर सैटेलाइट द्वारा, देखिए रॉकेट, पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि ये मान लीजिए आपका रॉकेट है,
ओके, ये रॉकेट है। अब इसको लॉन्च करने के लिए किसी व्हीकल की जरूरत होती है, तो यहाँ पर हमें लगा दिया कि ये हमारा लॉन्च व्हीकल है। अब इसके साथ में और भी रॉकेट्स यहाँ पर हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। ये इसको उड़ाएगा, यहाँ से आपका धुआं वगैरह निकलेगा, ये ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। और कुछ समय के बाद, कुछ जगह पर जाने के बाद, ये जो जगह थी, ये जो लॉन्च व्हीकल था, ये इससे हो जाएगा अलग। अब ये रॉकेट ऊपर रहेगा सिर्फ। अब इस लॉन्च व्हीकल के ऊपर कितनी कैपेसिटी है, कितना भार है जो ये रॉकेट ऊपर लेके जा रहे हैं, वो पेलोड को कितना रख रहे हैं। यहाँ पर 2 सेक्शन बने हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कभी कभी रॉकेट 3 सेक्शंस में बटा होता है, और खासकर पीएसएलवी 3 सेक्शंस में बटे ही होते हैं, और कभी कभी 2 में। ये आपका जो बेस होता है ना, ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है, यानी ये सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है, पेलोड उठा सकता है। तो यहाँ पर 2 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन होगा वो होगा आपका पॉलिक्स, राइट, एंड द सेकेंड सेक्शन, उसमें आपका है एस्पेक्ट। और ये एस्पेक्ट क्या चीज के लिए बना है? ये बना है इंडियन एक्सरे पॉलीमीटर, तो पॉलिक्स बन जाता है, और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग को यहाँ पर लेने के लिए हो जाता है एक्सपेक्ट। तो ये 2 चीजें हैं इस रॉकेट के अंदर, इस मिशन के अंदर, जो यहाँ पर काम करने वाली हैं। इसको उड़ाया गया है, बिल्ट इसको बनाया गया था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और एक यहाँ पर है UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि बेंगलुरु में है। दोनों ही बेंगलुरु के अंदर है, दोनों के द्वारा इनको बिल्ड किया गया है। फिर इसकी बात करते हैं कि इसका जीवन कितना होगा। देखिए, प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बताऊं, डिटेल से ध्यान से समझिए इनको। इनका जो मिशन की लाइफ होने वाली है, वो होने वाली है 5 ईयर्स, यानी जो सैटेलाइट होगा वो स्पेस के अंदर 5 साल तक ऐसे घूमने वाला है। और ये क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी पोलराइज्ड एक्स रेज निकलती हैं, निकल कर आती है, उनको ये ऑब्जर्व करेगा। इसके अंदर न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह की, जो स्टार होते हैं आपके, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी यहाँ पर स्टडी की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अर्थ की शैडो के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि जो अर्थ जब शैडो जोन में आता है, जब वो सन को यहाँ पर आपका फेस नहीं कर रहा होता, उस समय पे जब कोई एनर्जी आती है, एमिट करती है, तो वो एनर्जी कहाँ पे आती है, या फिर जब कोई ग्रहण लगता है, कोई इक्लिप्स का पीरियड होता है, तब जो एनर्जी और रेज यहाँ पर लाइट आती है, वो क्या होती है। तो ये उसके ऊपर बिल्कुल काम करने वाला है। इसके अलावा हम कहें कि ये 2 पेलोड एक्चुअली में करने क्या वाले हैं। देखिए, पॉलिक्स जो है, यानी कि पोलराइज्ड जो हम बात कर रहे हैं मीटर की, वो यहाँ पर वर्ल्ड का पहला इंस्ट्रूमेंट है जो डिजाइन किया गया है मीडियम एक्सरेज को यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए। 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की जो यहाँ पर रेज होती हैं, उनको समझने के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट ये आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। क्या होती है? किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट्स, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये एक एनर्जी बैंड है, कि एनर्जी बैंड की तरह उसको समझेगा। इसके अंदर एक कोलीमेटोर भी है। कोलीमेटोर यहाँ पर एक होता है जो कि जिसका कंपोनेंट यही है कि जो फिल्टर कर देगा। जैसे आपने आरओ को देखा है, रिवर्स ऑस्मोसिस को क्या करता है, वो पानी को फिल्टर कर देता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे कोलीमेटोर को, जो कि लाइट को फिल्टर करने वाला है। जो ब्राइट सोर्स से आने वाले है, उसको इस तरीके से वो दिखाएगा कि वो लाइट फिल्टर होके उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, और उसके अंदर डिफरेंट एनर्जी क्या क्या है वो यहाँ पर दिखाई दे अच्छे से। हम बात करते हैं कि एक्सपोसेंट के मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ टाइमिंग की, ब्रॉडबैंड की बात नहीं हो रही है, बल्कि देखिए इसको एक तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है। परफॉर्मेंस होगी यहाँ पर, जैसे कि इंडिया का एस्ट्रोसेट है। देखिए, जब पढ़ाई की बात आती है ना, एक्सरेज पोलराइजेशन की मेजरमेंट की बात आ रही है, वो आज तक अटेम्प्ट किया ही नहीं गया है। तो इसीलिए जब एक्सपोसेट जो यहाँ पर होने वाला है, वो एक तरीके से गेम चेंजर होगा। सैटेलाइट जरूर गई है यहाँ पर और स्टडीज जरूर हुई है, लेकिन उनकी मेजरमेंट, उसको टाइम के साथ मेजर कर देना, ये अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो इंडिया के लिए अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बहुत ही बड़ी बात होगी। और ये जो मेजरमेंट की जाएगी मीडियम एनर्जी बैंड में 8 से 30 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट रेंज के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इंडिया की हिस्ट्री में, प्लस वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि सेवरल सोर्सेज को यहाँ पर
सेट की जो टीम है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो एक्सरेज होती हैं जो निकलती है उनके यहाँ पर सेवरल सोर्सेज है, काफ़ी सोर्सेज अलग अलग जगह से वो निकल सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 टाइप के सोर्सेज को एक्सपो सेट एक्सप्लोर करने वाला है। पहला जो होगा वो होंगे आपके परसिस्टेंट सोर्सेज, यानी वो सोर्सेज जो परसिस्टेंट है, जो चेंज नहीं होने वाले और वहाँ से उनको वो लाइट मिलती ही रहेगी। जैसे कि जिनके बारे में हमें सबसे पहले तो पता है, टारगेटेड है कि इनको लेना है, वी नो अबाउट देम। दूसरा हमारे लिए वो टारगेटेड भी हमने उनको कर दिए हैं, तो नॉन भी है और टारगेटेड भी है। दूसरे जो यहाँ पर सोर्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं ट्रांसिएंट सोर्सेज, यानी ना तो अभी तक उनके बारे में पता है और ना ही उनको टारगेट करके यहाँ पर एक्सपोसेट में भेजा गया है। लेकिन अगर वो फिर भी इस मिशन में इस पेलोड के सामने आ जाते हैं तो यहाँ पर उनको फिर भी स्टडी की जाएगी। इसके अंदर आपके होंगे मैग्नीटर्स जो होते हैं, इसके अलावा पल्सर्स जो होंगे, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिनकी यहाँ पर स्टडी की जाएगी। 2 सोर्सेज के हिसाब से यहाँ पर स्टडी होगी। फिर हम बात करते हैं कि स्पेस के अंदर जो एक्सरेज होती है वो पोलराइज्ड हो जाती है। उनकी मल्टीपल कॉज है क्यों पोलराइज्ड हो जाती है, इसी वजह से जो पोलरियोमीटर है उसको भी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है कि जो रेज पोलराइज्ड हो चुकी है उनको यहाँ पर समझ सके। क्योंकि देखो, एक तो बहुत ज़्यादा कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, अर्थ की खुद की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो पोलराइज्ड हो जाते हैं, उनके अंदर पोलर्स बन जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं उनके अंदर। तो ये भी एक कारण हो जाता है। जब वो मटेरियल जो प्रेजेंट होता है ब्लैक होल के अराउंड में, जब आप देख पाएंगे तभी भी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पोलराइजेशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर जो इसी वजह से जो ये इसका वे है, इसकी जो पूरा रूपरेखा थी और ओरिजिनेट जब ये हुआ था उसको थोड़ा सा बदल देती है। इसी वजह से साइंटिस्ट को यहाँ पर अपना डिफरेंट टाइप ऑफ उससे आना पड़ा है। फिर हम बात करेंगे, ठीक है पोलराइजेशन की बात तो हो रही है, लेकिन ये पोलराइजेशन एक्सरेज का होता क्या है। देखिए, एक्सरेज जो होती है ना उसके अंदर 2 वेव्स होती हैं। एक्सरेज का क्या मतलब होगा, एक्सरेज यानी कि रेज जो आ रही है, अब इसके अंदर 2 वेव हैं। हमें पता है शॉर्ट रेंज वेव्स होती हैं, लॉन्ग वेव्स होती हैं रेंज की, तो अलग अलग वेव्स होती है। वेव्स क्या होती है, इस तरीके से, किस तरीके से ट्रेवल कर रही है लाइट कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह। इसमें एक तो रेंज होती है आपकी इलेक्ट्रिक जो वेव होगी और दूसरी यहाँ पर होती है मैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक एक तो वो चार्ज भी होगी और दूसरा वो थोड़ी सी मैग्नेटिक भी होगी। ये दोनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर पाएंगी और वो दोनों एक साथ ही चल रही होती है। ये अगर आपकी इलेक्ट्रिक है ऊपर वाली तो ये आपकी वेव्स मैग्नेटिक है, जो दोनों साथ एक साथ ही मोशन कर रही है साइमल्टेनियसली और कॉन्स्टेंटली मोशन कर रही है। ये रुक नहीं रही है बिल्कुल भी, लगातार ये वेव्स अपनी चल रही हैं। तो इसीलिए जब ये साइनोसोडियल वेव्स हो जाती है, क्योंकि 2 वेव्स है इसमें, इसी वजह से ये एक पैटर्न डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, एक जो पैटर्न, मान लीजिए एक वेव है तो वो इधर ही जा रही है तो इधर ही जाएगी, लेकिन क्योंकि ये 2 वेव्स है तो ये पैटर्न को हो नहीं सकता है कि जरूरत नहीं है कि उस तरफ जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक किसी चीज को अट्रैक्ट करिए उस तरफ बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फिर किसी चीज को, कोई न्यूरॉन्स वहां पे आ गए, सॉरी नॉट न्यूरॉन्स, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं उधर की तरफ बढ़ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये एक इनका फ्लो जो होता है डायरेक्शंस का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसी वजह से जो पोलराइज्ड एक्सरेज होती हैं वो दोनों की दोनों बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है 2 वेव्स के अंदर, और वाइब्रेट तो हालांकि वो सेम ही डायरेक्शन में करती हैं, एक ही डायरेक्शन की तरफ वो बढ़ती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग भी होंगी या इधर बढ़ जाएंगी, कभी तो इधर भी जाएंगी तो फिर वो एक साथ ही मुड़ जाएंगी, डायरेक्शन के साथ एक साथ ही हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटोर्स होते हैं या फिर ब्लैक होल्स जिनको बोला जाता है, वो एक्चुअली में ब्लैक होल्स जो होते हैं वहां से एक्सरेज आती हैं। और ये अभी ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ब्लैक होल है क्या, जिसके अंदर कोई भी लाइट सोर्स आप भेजेंगे वही खत्म हो जाता है। तो व्हाट इज ब्लैक होल, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी को समझने के लिए और टाइम को समझने के लिए, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर एक्सरेज को समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लैक होल से निकलता है। और फिर वो वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स के साथ इनकाउंटर करता है। यूनिवर्स में हमें पता है बहुत सारी चीज़ें, मेटल्स भी हैं, तो उनके साथ जो अलग अलग मटेरियल्स है, जब उनके साथ उसका इंटरेक्शन होता है तो हम देख पाएंगे कि एक्सरेज पास कर सकता है। अगर कोई थिक क्लाउड है, मान लीजिए कोई बहुत ही मोटा यहाँ पर बादल बना हुआ है, काफी हैवी बादल है, उस बादल को भी वो क्रॉस कर जाती है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर वो क्लाउड को नहीं बल्कि क्लाउड के अंदर जो इलेक्ट्रिक
कंपोनेंट होते थे जिसको फोटोन बोलते हैं, उसको भी वो इमिट कर लेती है या फिर उसको भी वो ले लेती है और वहां से वो कन्वर्ट कर जाती है अपनी पोजीशन को, और फिर उसके बाद वो स्कैटर हो जाती है। स्कैटर क्या होता है, यानी कि इस तरीके से बट जाना। मान लीजिए एक लाइट इस तरीके से आ रही थी, जब वो वहां पर इलेक्ट्रिक जो फोटोन थे बादल के अंदर, वो वहां पर उनके साथ इंटरेक्ट करती है बुड़ते हुए, तो वहां से उसके फोटोन यहाँ पर निकल गए, और जब वो इस बादल से बाहर आएगी तो लेट्स सी लाइक मेक दिस एज अ क्लाउड। देखिए ये क्लाउड है, राइट। तो जब वो इस क्लाउड से लाइट बाहर आएगी तो वो स्कैटर्ड फॉर्म में आएगी, इस तरीके से बिखरी फॉर्म में बाहर आएगी एक्सरे जो होती है। तो ये आपको पैटर्न यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि पोलराइजेशन का जो मेजरमेंट है उसको अभी के लिए क्लूलेस है, हमें नहीं पता था कि ये ब्राइट जो आर रेज एमिट करती हैं अपने सोर्स से, उसकी रेडिएशन क्या होती थी। ये कंप्लीट प्रोसेस समझने के लिए ही यहाँ पर इस सैटेलाइट्स को छोड़ा जा रहा है। आई होप बहुत ईजी से आपको ये समझ में आ गया होगा अभी कि किस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। फिर कहते हैं कि क्या और कुछ भी ऐसे सिमिलर मिशन हैं जो अभी के लिए यहाँ पर छोड़े जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे मिशन हैं, जैसे एक्सरे पोलराइजेशन मेजरमेंट के लिए अभी हैंडफुल हो चुके हैं, जैसे कि XH पोल यहाँ पर एक मिशन है। दूसरा यहाँ पर है एक्सेल कैलिबर, जो कि ब्लू यहाँ पर बलून बेस्ड यहाँ पर मिशन है, जिनका इस्तेमाल इसके अलावा जो हमने सेटेलाइट यहाँ पर की है, सैटेलाइट जो छोटी है उसके अलावा भी इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। फिर इंडिया का खुद का एस्ट्रोसेट है। एस्ट्रोसेट क्या होता है, एस्ट्रो से आप समझिए एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ये है, और सेट हमेशा सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल होगा। तो कभी भी प्रीलिम्स में अगर कोई सवाल आ जाता है जिसके पीछे सेट होगा तो समझ जाइए कि यहाँ पर सैटेलाइट की बात हो रही है और आगे क्या दिया गया है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी बेस्ड स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था सितंबर 2015 में, जो कि एक तरीके से टाइमिंग को यहाँ पर ऑब्जर्व करता है प्लस ब्रॉड बैंड की तरह काम करता है। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए स्कोपी क्या होती है, किसी भी चीज की डिटेल्ड स्टडी, और स्पेक्ट्रो क्या होगा, जब आप स्पेस के अंदर जाकर स्पेस की स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को थोड़ा सा समझ सकते हैं बांट कर। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है मिशंस के लिए, जो यहाँ पर जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है व्हाई मैनी यूएस अलाइज हैव नॉट जॉइंड इट्स रेड सी सिक्योरिटी ऑपरेशन। देखिए इस चीज़ से हम बहुत अच्छी तरह से अवगत है कि ईरान में यहाँ पर ईरान की तरफ से एक मिशन किया गया है, ठीक है। नॉट ईरान की तरफ से बल्कि ईरान का जो एक रेबल ग्रुप है, और क्या है वो रेबल ग्रुप, वो रेबल ग्रुप है यहाँ पर हाउती। हाउती जो ये रेबल ग्रुप है, एक मान लीजिए कि कुछ ये समूह है कुछ लोगों का, जैसे गाजा में एक हमास नाम का समूह है, वो वहाँ का पॉलिटिकल ग्रुप था, लेकिन ये यहाँ का पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, यानी कि पॉलिटिक्स गवर्नमेंट ये नहीं बनाता है यहाँ पर, बल्कि एक ग्रुप है, कुछ लोग हैं, और उनको लगता है कि जो जो कंट्री यहाँ पर इजराइल का साथ दे रही है इजराइल गाजा वॉर के अंदर, वो कंट्रीज यहाँ पर अच्छा नहीं कर रही हैं, और ये लोग उन्हीं के अगेंस्ट है। और ये लोग क्योंकि ईरान में है, तो ईरान जो होता है वो रेड सी के जरिए, रेड सी आप देख पाएंगे कि जो आपका गल्फ ऑफ ओमान है वहां से होते हुए एक रेड सी है, वो रेड सी आपका मेडिटेरियन सी को, जो कि यूरोप और अफ्रीका को के बीच में आता है, उसको मिला देता है। रेड सी आप ये मान लीजिए बीच में रेड सी है, और यहाँ पर है इंडियन ओशन। अब आप देखिए कि ये जो मेडिटेरियन सी ऊपर है, यहाँ पर रेड सी है और यहाँ पर है इंडियन ओशन, तो ये इन दोनों ओशन को कौन मिला रहा है, यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे तो समझ में आ रहा है कि रेड सी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो इतने बड़ी, यानी कि ये सिर्फ ओशंस को नहीं मिला रहा है, सिर्फ समुद्रों को नहीं मिला रहा है, बल्कि यहाँ पर आप देखिए कि ये इंडिया को अफ्रीका प्लस यूरोप से मिला रहा है, यानी एशिया को एक तरीके से यूरोप से मिला रहा है। इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट ये रूट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी कि ट्रेड होता है, ट्रेड का फ्लो काफ़ी होता है, इसीलिए यहाँ पर अमेरिका ने इसको सेफ रखने के लिए, अब ये रेबल ग्रुप कर क्या रहे थे रेड सी में, जितने भी शिप इनको किसी भी कंट्री के नज़र आ रहे थे जो यहाँ पर इजराइल की साइड में खड़े हुए, खासकर इन्होंने इंडिया के भी 2 शिप्स के ऊपर यहाँ पर हमले किए, ड्रोन से अटैक किए हैं। तो इसी चीज़ को सेफ रखने के लिए जो यहाँ पर यूएसए है, यानी कि अमेरिका है, वो एक मिशन के साथ आता है 15 दिसंबर के दिन को। 15 दिसंबर
को यूएसए बोलता है कि हम एक मिशन के साथ आएंगे, उसमें अलग अलग कंट्रीज हमारे साथ जुड़ जाइए, और ये मिशन होगा ऑपरेशन यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि जो होती है उसके गार्डियन के नाम से, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, कि हम लोग रक्षक है, गार्डियन है समृद्धि के, इस ऑपरेशन से आते हैं। इनिशियली ऐसा माना गया कि यहाँ पर 20 अलाइज होंगे, 20 कंट्रीज यहाँ पर एक साथ मिलेंगी, लेकिन जब यहाँ पर 31 दिसंबर के दिन को यहाँ पर नेम्स को अनाउंस किया गया तो केवल और केवल 9 कंट्रीज ही ऐसी मिली जो इधर यहाँ पर पाई गई है। फिर सवाल उठता है कि क्यों बहुत सारे देश, जिसमें कि इंडिया भी एक पार्टनर है, इंडिया भी यहाँ पर ऑपरेशन के लिए नहीं गया है, इसमें पार्टनरशिप नहीं बनी है, तो क्यों ऐसे देश, इंडिया जैसे देश यहाँ पर नहीं मिल रहे। खासकर इसमें सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, जो कि एक जिसका बहुत बड़ी भूमिका, वहीं से क्रूड ऑयल लेके जाया जाता है, वहीं से ट्रेड होता है ज़्यादा। ये कंट्रीज इस यूएसए का जो ऑपरेशन है उसको ज्वाइन क्यों नहीं कर रही है। तो ये सवाल का जब उठता है तो इसका जवाब देने के लिए हमें समझना होगा यहाँ पर कि किस प्रकार से आपकी जो कुछ कंट्रीज है जिसके अंदर इंडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट, तो वो ये कंट्रीज इसीलिए यहाँ पर इसका सहयोग नहीं कर रही है, या फिर मैं आपको कहूँ तो एक तरीके से पार्टनरशिप नहीं दिखा रही है। उसका रीजन है इजराइल और गाजा की वॉर। इनको लग रहा है कि अगर हम यूएसए के साथ चले जाएंगे तो इनका जो स्टैंड है, खासकर जो माना जा रहा है कि ईरान खुद हाउती जो रेबल ग्रुप है उनको बैक कर रहा है, सऊदी अरेबिया जो पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि गाजा के साथ खड़े हुए हैं, समय से 1947 का जो टाइम था उसी टाइम से वो उनके साथ है जब यहाँ पर इजराइल की स्थापना होती है। तो इसी वजह से वो इस चीज़ के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे कि अगर वो ऑपरेशन में यहाँ पर लग जाते हैं तो कहीं इसका मतलब ये ना लगा लिया जाए कि जो ईरान के लोग हैं वो ये ना समझ जाए कि सऊदी अरेबिया यहाँ पर इजराइल के सहयोग में खड़ा हो गया है। इसी वजह से ये एक सवाल यहाँ पर है और इसी वजह से ये सपोर्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कुछ कंट्रीज के साथ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ इज नॉट बिकमिंग ए पार्टनर। फिर यहाँ पर स्पेन की बात करें जो पहले यूएसए के साथ लगे हुए थे लेकिन अब नहीं लग रहे हैं। फिर यहाँ पर फ्रांस भी इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सभी कंट्रीज इसी वजह से पार्टनर नहीं बन रही क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम पहले अपनी खुद की सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहते हैं, हमारी खुद की जो सिक्योरिटी है हम उसके ऊपर यहाँ पर काम करना चाहते हैं और हमें नहीं लगता कि जो और यहाँ पर आप जो ऑपरेशन के अंदर मिलकर आएंगे उसमें हमारा फ़ायदा है। तो उनको लगता है कि उनके भी यहाँ पर सीधे सीधे आपके दुश्मन बन जाएंगे ये जो हाउती जैसे और यहाँ पर ग्रुप्स निकल कर आ रहे हैं वो ग्रुप्स। तो इसी वजह से ये लोग इनके साथ नहीं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ द नॉर्थ ईस्ट वॉज इन्वेंटेड 52 ईयर्स अगो, द 2 लॉज दैट क्रिएटेड इट। देखिए लिखा गया है साजिब बुरहो द्वारा और इन्होंने 2 कानूनों की यहाँ पर बात की है। पहला जो कानून है वो आया था 1970 के दशक के अंदर, जीएस पेपर 2 के मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आया था वो था द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एरियाज रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। कब आता है ये आता है दिसंबर 30, 1971 को। दूसरा जो यहाँ पर कानून आता है वो आता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, अगेन सेम डे 31 दिसंबर 1971। ये जो 2 आप कानून देख रहे हैं ये 2 कानून ऐसे आए कि जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को एज अ नॉर्थ ईस्ट की तरीके से हमारे सामने डाला। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट जैसा यहाँ पर कोई शब्द नहीं होता था और कुछ स्टेट्स होती थी। देखिए आज अगर हम नॉर्थ ईस्ट को समझे तो हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जिसके अंदर 8 स्टेट्स हैं इंडिया की, ठीक है, और यही हमारा एक काउंसिल की तरह भी बटा हुआ है। जब इंडिया को अलग अलग भागों में बांटते हैं, डिवीजन करते हैं इंडिया का, तो 6 डिवीजन हम कर पाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा एक अलग प्रोपोनेंट की तरह दिखाई देता है। कौन कौन सी ये 8 स्टेट है? ये 8 स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, एपी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश होगा। दूसरा यहाँ पर है असम, तीसरी स्टेट यहाँ पर है मणिपुर, फिर 4th स्टेट है मेघालय और 5th स्टेट है यहाँ पर मिजोरम। 6th स्टेट है यहाँ पर नागालैंड एंड 7th स्टेट है सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो ये जो आप 8 स्टेट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ ये यहाँ पर मिलकर इनको कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं। लेकिन क्या ये 8 स्टेट पहले भी स्टेट थी? देखिए जब हम
कॉलोनियल एरा में जाते हैं ना, 1947 से 1950 से पहले जाते हैं, जहाँ पर 1950 में फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो उससे पहले हम जब जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन था ये कॉलोनियल्स के अंडर था, यानी कि जो अब ब्रिटिशर्स की बात हो रही है उनके ये अंडर आता था, उनके नीचे आता था। तो जब हम ये समझ रहे हैं कि ठीक है वहाँ पे एक ये पार्ट था, फिर 1950s में हमको यहाँ पर 1947 के अंदर आज़ादी मिलती है, 1950 में हम लोगों ने अपना संविधान बनाया, उसी के अंदर हमने कई पार्ट्स में यहाँ पर स्टेट्स को डिवाइड कर दिया है। जो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर कैटेगरी ए रखी गई थी, बी रखी गई थी, सी रखी गई थी, डी रखी गई थी। ए के अंदर ऑलमोस्ट 8 स्टेट होती थी, जो कि पूरी की पूरी स्टेट हुड का यहाँ पर उनके पास अगर मैं बोलूँ तो स्टेटस होता था। बी में कुछ प्रिंसली स्टेट्स होती थी, जो कि पहले प्रिंसली स्टेट थी और अभी भी उनको एज अ प्रिंसली स्टेट्स के तरीके से ही रखा गया। फिर सी के अंदर कुछ यूटीज थी जिनको ना स्टेट बनाया जा सकता, और डी के अंदर जस्ट 2 स्टेट्स थी, वो हम देख पाएंगे अलग अलग, आप अपने लक्ष्मीकांत की बुक में भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि फिर 1950s में जाकर कुछ अलग होता है। 1950s के अंदर जो आसाम है, खासकर जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर इनको स्टेटहुड का या अलग अलग रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है। सबसे पहले धार कमेटी बैठती है, उसके बाद यहाँ पर लिंग्विस्टिक तौर पर, क्योंकि साउथ की तरफ से बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट आ रहा था, जो सदर्न इंडियन स्टेट है, खासकर 4 जो सदर्न इंडियन स्टेट है यहाँ पर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तो अभी बना है, लेकिन उस समय पे जो ये पूरा का पूरा रीजन था, इस रीजन के अंदर से बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हो रहा था। यानी कि ये कह रहे थे कि हमारी जो खुद की लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, उस हिसाब से हमें अलग अलग कर दीजिए, उसी हिसाब से हमें स्टेट का दर्जा दीजिए। तो ये चीज़ें हुई, उन्हीं का कुछ हम फिर नेक्स्ट टाइम पे देखने को लगता है कि 1966 में और यहाँ पर स्टेट को लैंग्वेज के हिसाब से बांटा गया, जैसे पंजाब हरियाणा को बांटा गया। फिर इसी टाइम पे अलग अलग स्टेट बन रही है, और कभी ऐसे ही चलते चलते जो सबसे रिसेंट यहाँ पर स्टेट बनती है वो अभी इंडिया की सबसे रिसेंट स्टेट बनती है 2014 के अंदर, जो कि था तेलंगाना, जिसको कि अभी इंडिया ने नई स्टेट के रूप में बांटा गया। और यूटीज भी यहाँ पर अलग अलग बनी। सबसे रिसेंट अभी यूटीज जिनको कन्वर्ट कर दिया गया वो क्या था, 2019 के अंदर यहाँ पर जम्मू कश्मीर को हटाकर, जम्मू कश्मीर के स्टेट हुड को हटाकर जम्मू कश्मीर को, और यहाँ पर जो आपका लद्दाख है, जो सबसे रिसेंट हम बोल सकते हैं कि एक यूटी जिसको बनाया गया, वो यहाँ पर बनती है। तो ये पूरा का पूरा थोड़ा सा हिस्ट्री रहा है। अब हम देखते हैं कि 1940s में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्स होते थे, जिसको मॉडर्न डे का अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का पार्ट बनते थे, और इन्हीं को काव करके, इन्हीं को निकाल कर यहाँ पर असम की स्थापना की गई थी 1914 के अंदर, जो कि तिब्बत और बर्मा के बीच में आता था। यानी कि तिब्बत और जो बर्मा का बीच का रीजन है यहाँ पर बर्मा, वो निकल कर आया आपका 1914 में असम के तरीके से। फिर इंटीग्रेशन कैसे हुआ इंडियन स्टेट्स के अंदर, हमें पता है 1947 के बाद 98% जो रीजन था बॉर्डर्स को, जो इंटरनेशनली बॉर्डर वाले बन के आए, जिसमें चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान जैसी कंट्रीज निकले, वो ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर यहाँ पर चौड़ा वाइड लैंड का एक कॉरिडोर था, जिसको खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है। कि यहाँ पर ये ऐसा एक कॉरिडोर है जिसके चारों तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हुए थे। एक टाइम पे इसको चिकन स्नैक भी बोला जाता था। तो कौन होता है चिकन, यानी कि जो आपका मुर्गा होता है, उसका जो बच्चा होता है, चिकन होता है, उसकी नेक, उसकी गर्दन, ये पूरे के पूरे लैंड को, इस जगह को, इस एरिया को बोला जाता था। और उसी के बाद से ये पूरा एरिया 22 किलोमीटर का नॉर्थ ईस्ट सोल फिजिकल कनेक्शन बनाता है रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में। तो ये हमें समझ में आता है किस प्रकार से जो सिक्किम के बाद का एरिया है, और इस तरीके से यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न हमारा एरिया बन के आता है, और ये बहुत ही छोटा है। तो ये जब आप देख पाएंगे, जब आप यहाँ पर इंडिया के मैप के ऊपर जाएंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये जो जगह है इतना, इसको चिकन नेक्स के नाम से जो बोला जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर नेपाल से लग रहा है, भूटान से लग रहा है, ऊपर चाइना से लग रहा है, तो इधर बांग्लादेश से लग रहा है। तो ये जो रीजन आप देख पाएंगे ये है चिकन नेक, राइट। तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, और इसी को यहाँ पर बार बार वॉर हो रही थी। कभी चाइना के साथ जो 1960s में युद्ध हो रहे थे, वो लोग इस चीज़ के लिए युद्ध कर रहे थे कि ये हिस्सा जो आप दिखाई यहाँ पर दे रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा चाइना के अंडर आना चाहिए। तो इसीलिए 1960s में यहाँ पर वॉर हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी इंडिया वॉर लड़ता है, एक युद्ध लड़ता है, जो कि युद्ध
यहाँ पर लड़ा गया था 1965 के अंदर। तो 1965 में जब यहाँ पर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, उसी समय में मिजोरम के अंदर मिजो रेबुलियन शुरू हो जाता है, जो कि कहते हैं कि हमें एक ही साल के बाद 1966 के साथ ही कि इंडिया से अलग दो, हमारे खुद की एग्जिस्टेंस दो। उसी टाइम पे फिर यहाँ पर नागालैंड की स्टेट को बनाया जाता है। पहली बार चाइना वार के बाद जब नागालैंड को बनाया जाता है तो वो कोई कोइंसिडेंट नहीं था। इंडिया चाहता था या सेंटर चाहती थी, न्यू दिल्ली चाहती थी कि ये जो भाग है इनको किसी तरीके से जो रेबुलियन हो रहा है उनको सेटिस्फाई किया जा सके, और यहाँ पर उनकी जो मांगे हैं उनको इंडिया के अंदर रहते हुए इस पूरे के पूरे जो ये लैंड है उसको इंडिया के अंदर ही रखा जा सके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम देखिए कि इसी में कुछ नागा के जो स्टेक होल्डर्स थे उनको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और उसके बाद जो जापू पिजू लैंड रेबेलियन था आगामी वाला, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है कि ठीक है हमारी अलग से स्टेट बन गई है। और इसी तरीके से जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न का ये रीजन है जिसमें नागालैंड बन चुका है, मिजोरम बन चुका है, इसके अंदर हम देख पाएंगे कि अब फिर से थोड़ा थोड़ा जो ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर था, जो पहले यहाँ पर काम होता था, कार्य होता था, वो उसकी स्थापना फिर से दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद 1971 के अंदर ये जो नेक्स्ट एक्ट आता है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके अंदर मणिपुर और त्रिपुरा को, जो कि पहले एक स्टेट डी के अंदर या सी के अंदर रखे गए थे, यूटीज के अंदर इनको रखा गया था, पहले एक तरीके से यूटीज थी, इनको पूरा स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया जाता है। आज आप ज़्यादातर स्टेट्स को या यूटीज जो है उनको देख पाएंगे कि वो हमेशा स्टेटहुड के स्टेटस को मांगते रहते हैं, और उसका कारण क्या है? अगर आपको स्टेटहुड का स्टेटस मिलता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी पावर्स भी मिल जाती हैं, तो उन्हीं पावर्स की यहाँ पर इच्छा होती है, और उन्हीं पावर्स को ये जो अलग अलग हमारी स्टेट्स हैं वो चाहती है, यूटीज चाहती है कि हमें भी अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए, हमारे पास भी फंड्स ज़्यादा होंगे, गवर्नर से यहाँ पर डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर इसको गवर्नर किया जाए। तो ये बिल्कुल यहाँ पर हुआ है, और ये पूरी की पूरी थोड़ी सी हम हिस्ट्री बोल सकते हैं कि किस प्रकार से डिफरेंट यहाँ पर 1971 के अंदर एक नया स्टेटहुड हम देखते हैं, एक नया रीजन हमारे सामने आता है जिसको आज पूरा इंडिया नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम चलते हैं, एक्सरेज इन आई इन द स्काई। देखिए यहाँ पर इस आर्टिकल के साथ अब बारी आती है माइंड मैप्स की। अब हमें इनको अच्छे से माइंड मैप के द्वारा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो आप देख पा रहे हैं कि लाइट इन अ स्काई जो ये है, यहाँ पर इस आर्टिकल को हम देखेंगे कि इसरो की न्यू ऑब्जर्वेटरी कुड हेल्प अनरेवल सम ऑफ द यूनिवर्स डीपेस्ट सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज। क्या बात की जा रही है? सबसे पहले क्या यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या यहाँ पर ढूंढा जाएगा, किस प्रकार से ये हेल्प करेगा इंडिया का, जब हम बात करें कि ये जो हमारा एक मिशन को भेजा गया है कैसे वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसरो के नाम से भी जाना जाता है, वो उसने एक नॉवल एक्सरे ऑब्जर्वेटरी पेलोड को यहाँ पर पॉलिक्स के नाम से, आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्वेशन, तो पॉलिक्स के नाम से यहाँ पर भेजा गया है, राइट। इसके सब हम लोग अवगत है, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला यहीं पे यही है कि प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्वेशन के लिए इसको भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? ताकि एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो ये स्टडी कर सके और अंडरस्टैंड कर सके कि जो ब्लैक होल होते हैं और पल्सर्स होते हैं वो एक्चुअली में काम किस प्रकार कर रहे हैं और वो एक्चुअली में खुद में है क्या। तो जब प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्वेशन की बात आती है एक्सरेज की, तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्सरेज ऑर्डिनरी लाइट की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि बनती हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा। जब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर वेव्स हैं या आप देख पाएंगे कि छोटे मोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर जब मिलते हैं तो वो एक तरीके से यहाँ पर मूवमेंट बना देते हैं, एक लाइट बना देते हैं जिसको एक्सरे बोलते हैं। इनकी डायरेक्शन वेरिएशन डिपेंड होती है मोशन ऑफ चार्ज के ऊपर, यानी कि चार्ज का मोशन किस तरफ है ये दोनों उसी तरफ से बहने लग जाती हैं। जब आप एक बल्ब को देखेंगे ना, अब यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे घरों में एक बल्ब होता है जो इस तरीके से दिखाई देता है या आपकी एलईडी होती है। तो जब इस बल्ब के अंदर की जो लाइट है वो जब आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से, तो वो रैंडम मोशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कभी इधर जा रहे हैं, 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 राइट। तो रैंडम उनका मोशन होता है। इसी तरीके से एक्सरेज जो होती है वो भी रैंडमली कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, कुछ इस तरीके से वो दिखाई देती हैं।
तो ये काफ़ी यहाँ पर हम बोलेंगे कि सिमिलरिटीज़ यहाँ पर दिखाई देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मोशन के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट हम चलते हैं जो कि है यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड डिफिकल्टी ऑफ कलेक्टिंग एक्सरेज फ्रॉम स्पेस। देखिए, लाइट कैन बी पोलराइज्ड, एक टर्म यहाँ पर डिस्क्राइब की जाती है जब लाइट के पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं, तो लाइट रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि आप लाइट को यहाँ पर निकाल रहे हो और लाइट को जब आप ऊपर की तरफ भेजते हो तो ज़्यादातर लाइट एक तरफ ही इस तरीके से रुक जाती है, एक तरफ ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पोलराइज सनग्लासेस देखिए, अगर कोई आपने पोलराइज सनग्लासेस बनवाए हुए हैं तो आप यूज़ करते हो, तो वो सिर्फ एक प्रकार के वर्टिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइट उसी को अंदर आने देगा, और जो ग्लेयर होती है, यानी कि जो लाइट ग्राउंड के ऊपर जाती है और फिर ग्राउंड से ऊपर ग्लेयर के रूप में वापस आती है आंखों में, उसको वो ब्लॉक कर देता है, उसको वो रोक देते हैं। तो इसी तरीके से काम करते हैं। तो जब हम कभी एक्सरेज को कलेक्ट करते हैं ना स्पेस में, तो ये काफ़ी आर्डुअस टास्क बन जाता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है और उनको किसी भी तरीके से लेंसेज के साथ भी उनके ऊपर फोकस नहीं किया जा सकता जैसे ऑर्डिनरी लाइट के ऊपर किया जा सकता है। इसी वजह से जो वो मोस्ट ऑफ द एक्सरेज होते हैं वो ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा ही। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्यों अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो उनको ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस ऑफ अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड एक्सरेज। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के लिए इसमें ऐड किए जो कि आर्टिकल्स में भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो एनालिसिस की जब बात होती है कि पोलराइज्ड एंड एक्सरेज, अनपोलराइज्ड एक्सरेज की बात करेंगे, तो हमें पता है कि जो स्टार्स होते हैं, सितारे जो होते हैं, वो हमेशा पोलराइज्ड एक्स रेज जो होती है उनको एमिट करते हैं, उनको अपने अंदर से छोड़ते हैं, जो कि कभी कभी स्पाइरल फॉर्म में भी आती है, इस फॉर्म में भी बाहर निकल जाती है लाइट, और कभी कभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है उनके अराउंड घूमती घूमती ऐसे बनती रहती है। तो ये एक वो आपकी एक फॉर्म बनाती है। ये जो पोलराइज्ड एक्सरेज क्लाउड होते हैं ना, ये एक्चुअली एस्ट्रोनॉमर्स को ये समझने में एनेबल कर देते हैं कि किस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो दिखाई दे रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किस तरफ से है। अब यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ से देखिए कि कोई पल्सर्स होते हैं, या फिर पल्सर्स किसको बोला जाता है, एक ऐसा स्टार जो कि किसी सिटी के साइज का हो, बहुत बड़ा स्टार हो, या फिर जो उसकी पैकिंग है वो उसका जो मास है वो सन जितना, तो इसी वजह से उसको पल्सर बोल दिया जाता है। जब वो शाइन करता है, जब वो चमकता है एक्सरेज के अंदर, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एनालाइज किया जा सकता है फर्दर स्टडीज के लिए, क्योंकि एक्सरेज को अगर समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि स्पाइरल होके मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में है कहाँ पे, उसको आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जा सकता है। फर्दर इसका एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ रीजंस होते हैं ब्लैक होल्स के अराउंड में, ब्लैक होल्स का सबको पता है, उसके अराउंड में कुछ रीजंस होते हैं, वहां पे भी ये जो एक्सरेज होती है ये स्पाइरल होने लग जाते हैं इनवर्ड। देखिए, आपने एक डिस्क शेप को देखा है, कुछ डिस्क की जब बात होती है तो इस तरह की दिखाई देती है, इस तरीके से गोल दिखाई देती है, ठीक है। जब ब्लैक होल होता है वो भी इसी तरीके से दिखाई देता है कि उसका मुंह तो हमें समझ में आता है कि ब्लैक होल है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो नहीं समझ में आता। जब ये एक्सरेज अमिट होती हैं तो इनवर्ड्स की तरफ फिर से इस तरीके से ऐसे बनने लग जाती है, यानी कि अंदर की तरफ डिस्क फॉर्म में इस तरीके से बनने लग जाती है। तो ये जो आप फॉर्म देख पाते हैं ना ब्लैक होल्स के चारों तरफ के रीजन्स के अंदर, यहाँ से भी एक्सरेज कुछ बाहर निकल जाती हैं जो पोलराइज्ड हो जाती है, यानी कि पोलराइजेशन मैं आपको पहले आर्टिकल में ही समझा चुकी हूँ, जो कि क्या है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों वेव्स जब एक साथ आ जाती है तो वो पोलराइजेशन हो जाता है, और वो वहां पर रिफ्लेक्ट करता है, स्कैटर कर देता है लाइट को एक गैस की तरह डिस्क के अंदर। तो ये जो सिमिलरिटी होती है ये हेल्प करती है क्लेरिफाई करने में कि ये जो सेलेस्टियल बॉडी है उनका नेचर कैसा है, एस्ट्रोनॉमर्स को ये हेल्प होता है इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट यहाँ पर कि रोल ऑफ पॉलेक्स इन स्पेस ऑब्जर्वेशन, की पॉलेक्स जो है उसका क्या रोल है यहाँ पर जब स्पेस की ऑब्जर्वेशन की बातें यहाँ पर आ रही हैं, राइट। तो हम इसको समझते हैं कि इसरो का जो पॉलेक्स है वो एक स्पेसिफिकली डिजाइंड किया गया है एक तरीके से, जिसको एनालाइज करने के लिए और मेजर करने के लिए भेजा जा रहा है स्पेस के अंदर, ताकि जो पोलराइज एक्सरेज है उनको स्पेस में समझा जा सके। ये एक नया डिवाइस है जो एक्सरेज को स्कैटर कर देगा, एक्सरेज है इस तरीके से, अभी ये इनको स्कैटर कर देगा इस तरीके से, राइट।
से जो स्कैटरिंग करेगा ना, ये ऑपरेट करेगा प्रिंसिपल ऑफ पोलराइजेशन के ऊपर आफ्टर स्कैटरिंग की। अब जो पोलराइजेशन का प्रिंसिपल, अब जो ये लाइट निकल के इधर से उधर डायरेक्शन में जा रही है, तो वो किस तरीके से काम करेंगे, तो ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा, राइट। तो एग्जाम्पल की तरफ से देखें तो अगर मान लीजिए कोई एक्सरे फील्ड है, एक्सरेज के लिए अगर उसको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में वो जा रही है, ठीक है, वेरी कर रही है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एक एक्सरेज है जो कि घूम रही है, इस तरफ से इस तरफ जा रही है, लेकिन अगर उसको डिटेक्ट कर दिया जाए और उसको ईस्ट से वेस्ट, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन थी, अब उसको ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ कर दिया गया है बिल्कुल सेम में। अब ये जो डायरेक्शन है ये ज्यादा सिग्नल्स को यहाँ पर रिसीव करेगी ईस्ट से वेस्ट जाते हुए, और यही एक्शन जो होगा वो स्टडी करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा सेलेस्टियल बॉडीज की स्पेस के अंदर। और इससे फिर हमें पता चलेगा कि जो स्टार्स और ब्लैक होल्स है उनके ऊपर यहाँ पर क्या और रोल है और कैसे उनको और अच्छे से समझा जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इसी पेज से यहाँ पर हमें दिखाई देगा। और ये जो आप आर्टिकल देख पा रहे हैं ये है, यहाँ पर एक्सरेज इन द स्काई लिखा गया है विमान नाथ के द्वारा। इसरोज न्यू ऑब्जर्वेटरी पेलोड विल हेल्प एस्ट्रोनॉमर्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पल्सर एंड ब्लैक होल्स। देखिए इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक माइंड मैप को बनाया हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसरोज एक्सपोसेट इंडियाज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी फॉर रे एक्सरेज पोलराइजेशन स्टडीज ये बनाया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पॉइंट वाइज ही जाएंगे, बहुत सारा हम इसके ऊपर समझ सकें तो बहुत ही ईजी हम आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, की यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज है उनको यहाँ पर समझना होगा। देखिए हम समझ चुके हैं ये क्या है, कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एमिट करती है हाईली एनर्जेटिक एक्सरेज लाइट को, और वो एक पॉसिबल गेटवे प्रोवाइड करती है कि जो बहुत सारी मिस्टीरियस एंटिटीज है, ब्लैक होल्स है, स्टार्स है स्पेस के अंदर, उनको समझने में। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसरोज का न्यू ईयर वेंचर। देखिए यहाँ पर इसरोज न्यू ईयर वेंचर की बात हो रही है कि किस प्रकार से इसरो ने नए साल पर एक लॉन्च किया है रॉकेट को जो कि एक्सपोसेट को अपने साथ लेकर चलेगा, और ये इंडिया का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्पेसिफिकली डिजाइंड यहाँ पर होने वाला है जो कि पोलराइजेशन की स्टडी करने वाला है। और ये मिशन काफी ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म कर सकता है हमारी जो समझ है यूनिवर्स को लेके, उसको काफी हद तक ये बदल सकता है। थर्ड हम देखेंगे यहाँ पर एक्सप्लोरिंग द हिडन कॉस्मोस, की हिडन जो कॉस्मोस है उसको ये किस तरीके से एक्सप्लोर करेगा। देखिए एक्सपोसेट जो होने वाला है उसका पोटेंशियल ये है कि वो कोई नई इमेज को ही यहाँ पर कॉस्मोस की, जितना हम जानते हैं स्पेस को, कॉस्मोस को, उसकी कोई नई ही पिक्चर को, नए ही तरीके को, एक नए नजरिए को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकता है, दिखा सकता है, रिवील कर सकता है। और ये चीज क्या होगी, फिर ये जो चीज आएगी वो साइंटिस्ट को अनेबल कर देगी कि वो और ज्यादा मिशन को यहाँ पर जो एमिशन होते हैं ब्लैक होल्स को, उनको समझ सके, ब्लैक होल को समझ सके, न्यूट्रॉन स्टार्स को समझ सके, और जो एक्टिव ग्लैक्ला टाइप न्यूक्लियस होती है ना उसको समझ सके। तो यही जो कॉस्मिक रेज है ये जो ऑब्जर्व की जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर के द्वारा, एक्सरेज टेलीस्कोप के द्वारा, ये इनको स्टडी किया जा सकता है एक्सपोसेट की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया है एक्सपोसेट पेलोड के बारे में। देखिए एक्सपोसेट एक इक्विपमेंट है जो मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ, जिसके अंदर दो पेलोड है, एक हमने ऊपर देखा पोलिक्स के नाम से, दूसरा हमने यहाँ पर देखा, और ये एक थर्ड स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है इंडिया की तरफ से जो कि स्टैंड कर रहा है। और फिर मैं आपको बता दूं कि एक्सरेज को स्टडी करने के लिए वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन इंडिया ने क्योंकि दो चीजों को पहले ही भेजा हुआ है, जैसे कि आदित्य L1 को भेजा हुआ है यहाँ पर सोलर मिशन के लिए, दूसरा एस्ट्रोसेट को भेजा हुआ है, एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को, जो कि 2015 में हुई थी, और थर्ड हम इसीलिए कह सकते हैं कि एक्सपोसोट यहाँ पर तीसरे नंबर पे भेजा गया है जो कि यहाँ पर किस प्रकार से स्पेस को ऑब्जर्व करने वाला है। ठीक है, तो स्पेस ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से फोर्थ नंबर पे हम चलते हैं। यहाँ पर है पोलराइज लाइट एंड कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन के लिए पोलराइज लाइट्स का यहाँ पर काम होगा। देखिए रेगुलर लाइट के अलावा जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है कॉस्मोस के अंदर, वो पोलराइज लाइट बनाती है, समझ में आता है हमें, जो बहुत ही यूनिक इंसाइट दे सकती है किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना के बारे में कि ये हो रहा है तो इसके पीछे होने का कारण क्या है, जो कि हमें नहीं पता है अभी तक। हमारी अंडरस्टैंडिंग जस्ट 2% होगी या 3% होगी मैक्सिमम स्पेस के बारे में, तो उसको और समझने के लिए और गहराइयों में जाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। ऑब्जर्वेशन जो नासा के IXPE द्वारा की गई है ना, देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि आज तक वर्ल्ड में एक्सरेज को समझने के लिए नासा के द्वारा सिर्फ एक मिशन को लॉन्च किया गया है जो कि है IXPE मिशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन की गई है यहाँ पर नासा के मिशन के द्वारा, ये अब एक्सपोसॉट के साथ भी की
जाएंगे और दोनों एक साथ मिलके एक्सरे की जो पोलराइजेशन है उनको समझेंगे, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन है एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, उनका जवाब देने में मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अनरेवलिंग द कॉन्टोर्स ऑफ ब्लैक होल। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो डाटा आने वाला है IXPE से और एक्सपोसेट से, वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता है कि जो ब्लैक होल्स है, बाइनरी स्टार जो होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को डिकोड किया जा सके कि वो किस तरीके से बने हुए हैं। और ये दोनों ही जो स्टार होते हैं ग्रेविटेशनली बाउंड है एक दूसरे के साथ। बाइनरी स्टार्स और जो ब्लैक होल्स होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर क्या है उसको समझने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। और एट द एंड यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं कि किस प्रकार से 2023 एक मोमेंटियस ईयर रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च के लिए। काफ़ी मोमेंटियस ये ईयर रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च के लिए, क्योंकि यहाँ पर लॉन्च हुआ है एक्सपोसेट का, चंद्रयान 3 यहाँ पर लॉन्च किया गया, आदित्य 1 की यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और इसरो ने अपने जो गियर्स होते हैं उनको भी शिफ्ट किया है कि वो ज़्यादा सैटेलाइट की जो प्लेसमेंट है प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन की तरफ, उस तरफ वहाँ पर मूव करेंगे। फर्दर यहाँ पर 2024 के लिए काफ़ी प्लान्स हमारे सामने रखे हुए हैं, जैसे जॉइंट मिशन है नासा के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में, जिसके अंदर एक टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी गगनयान के लिए, जो कि विदाउट एस्ट्रोनॉट होने वाली है। और इसी के बाद गगनयान जो 2024 में भेजा जाएगा, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, वो भी यहाँ पर 2024 के लिए लॉन्च के लिए छोड़ा गया है। तो ये बहुत सारे हमारे पास और है, अच्छे से इस माइंड मैप को देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स के अंदर इसको रख सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ कर इसको माइंड मैप को यहाँ पर आर्टिकल के साथ में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आज के हमारा जो आर्टिकल है यहाँ पर द टेम्पल ऑफ जस्टिस, इसकी तरफ बढ़ते हुए द क्लिप्स ऑफ एन इंक्लूसिव इंडिया द रोल ऑफ जुडिशरी एंड रिलीजन। देखिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये आर्टिकल लिखा गया है कपिल सिब्बाल के द्वारा, जो कि आर्टिकल में लिखते हैं कि किस प्रकार से जो जुडिशरी है और प्रिवलेंस है रिलीजन की पॉलिटिक्स के अंदर, उसकी वजह से जुडिशरी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए ये बिल्कुल एक मेंस का आपका आंसर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी मैप, माइंड मैप के जरिए। आप बिल्कुल ये 4 पॉइंट्स को लिख दीजिए, निकाल दीजिए। अगर मेंस में ये सवाल आता है तो ये सवाल बिल्कुल आप ऐसे के ऐसे जो मैं लाइनें बता रही हूँ वैसे लिख सकते हैं। तो क्या बात हुई है, देखिए यहाँ पर शुरुआत होती है द कोर्ट मस्ट नॉट बी साइलेंट ऑन इक्लिप्स ऑफ एन इंक्लूसिव इंडिया। की पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला है जुडिशरी के चैलेंजेस क्या है। अगर हम बात करें तो हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो न्यायपालिका है, वो अपने बेस्ट अटेम्प्ट देने के बाद भी आज स्ट्रगल कर रही है बहुत सारे चैलेंजेस से, बहुत सारी समस्याएं उसके सामने हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से नंबर ऑफ लिटिगेट्स जो है वो बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोगों की शिकायतें वो बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इनजस्टिस हो रहा है, बहुत सारे स्टेट और उनकी एजेंसीज के द्वारा कई बार परपिटिएट कर दिया जाता है इनजस्टिस को, अन्याय को। तो इसी के रिजल्ट की वजह से जजेस का जो वर्कलोड है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो टाइम है वो काफ़ी कम है, क्योंकि टाइम तो आपके पास 12 घंटे 14 घंटे यही होंगे काम करने के लिए, राइट। तो जो टाइम पीरियड है वो कम होता जा रहा है, और इसी वजह से जो आपका जो अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए, क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर काम करने के लिए, वो वर्क का काम यहाँ पर काफ़ी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी वजह से फिर क्या होगा, केसेस डिले होंगे। देखिए इंपॉर्टेंट और जो सेंसिटिव केसेस होते हैं ना, काफ़ी वो सालों तक डिले हो जाते हैं। यहाँ पर हमेशा इंडिया के अंदर ये हमें पता ही है कि आपको जब भी बोला जाता है कि कोर्ट में जाएंगे न्याय लेंगे, तो हर कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा कि नहीं आप लोग बाहर ही अपनी समस्या का समाधान कर लीजिए, क्योंकि सालों सालों तक आपको कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जजेस की कमी है, टाइम की कमी है, वर्क की कमी है, वर्कलोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर हम एक डाटा निकाले तो उसके अकॉर्डिंग 1000 से ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर यहाँ पर एक जज है। तो ये बहुत ही काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और इसी वजह से यहाँ पर केसेस जो होते हैं वो सालों साल चलते रहते हैं, क्योंकि उनको जो डैमेज होता है, जो डिसीजन ना मिलने की वजह से। अब ये भी बात बोला जाती है कि अगर न्याय टाइम पे ना मिले तो भी वो अन्याय ही हुआ। तो यही भी है कि डिलेड जस्टिस इज ऑल्सो डिनाइड जस्टिस, कि आपने मना ही कर दिया है न्याय देने का, क्योंकि आपने उसको डिले कर दिया, आपने उसको समय पर नहीं दिया है। तो ये एक इंडियन जुडिशरी की काफ़ी बड़ी एक सेंसिटिव, काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जहाँ पर जजेस की जो क्वालिटी है वो ऐसे कहा जाता है कि वो कम होती जा रही है, क्योंकि इनट्रेंच अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है। यानी कि जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसमें बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं देख पाएंगे कितने टाइम से यहाँ पर
एक तरह से पता चल रहा है कि जो हमारी मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि एक जजेस की अपॉइंटमेंट सिस्टम होना चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पर नहीं बनाया जाता। 4 जजेस के केस भी हो चुके हैं इसी ऊपर, सुप्रीम कोर्ट बाद में फिर से मना कर देता है कि नहीं, ये पूरा का पूरा हक जो है जजेस को लेने का वो हमारे पास है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि कैसे जो एसेंसिएशन होता है जजेस के साथ सर्टेन आइडियोलॉजीज के ऊपर, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दब जाता है जब पावर उनके ऊपर आती है। तो कहीं ना कहीं जजेस के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ पर कपिल सिब्बल, जो खुद एक जज रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पावर का, और अब फिलहाल में जो कपिल सिब्बल है वो एक राज्यसभा के मेंबर भी हैं, कि किस प्रकार से जजेस के ऊपर जो रिलीजन है, ये सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स है, वो उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, रिलीजियस इमोशन इन पॉलिटिक्स। देखिए आर्टिकल ने ये बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया है कि कैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल गेन के लिए। आपकी राजनीतिक जो इच्छाएं होती है उनको पाने के लिए यहाँ पर धर्म का सहारा लिया जाता है, उनकी जो सेंटिमेंट्स है, इमोशन है लोगों का, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आर्टिकल में ये बताया कि किस प्रकार से जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं उनको ट्रेडिशनली टेम्पोरल पावर का सिंबल बना दिया जाता है, चाहे उनको पॉलिटिकल डिस्कशन के अंदर लाया जाए। आप खुद ही देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पल्स का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, उनको किस तरीके से इलेक्शंस के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल दी गई और इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है ऑथर के द्वारा। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो डिवीजननेस है ना, ये जो बंटवारा दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल अरेना के अंदर, जहां पे कुछ लोग रिलीजियस मेजोरिटी की बात करते हैं कि हम यहाँ पर अस वर्सेस देम हो गया है, कि हम हिंदू हैं तो बहुत सारा कुछ मेजोरिटी में है, फिर कोई और धर्म के लोग हैं, सिख या कुछ भी, तो वो वर्सेस दिखाई देने लगा है पॉलिटी के अंदर, राजनीति के अंदर, जो कि बहुत गलत है जब हम बात करते हैं इंडिया के सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट के ऊपर। तो इट्स अ वेरी हार्मफुल, और खासकर जब जुडिशरी की तरफ है तो ये एक तरीके से वायलेंस की मेंटेलिटी को बढ़ा रहा है, हेट्रेड को, नफरत को बढ़ाती है ये सारी चीजें समाज के अंदर। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, इंक्रीजिंग रिलीजियस डोमिनेंस। फिर से यहाँ पर रिलीजियस जो डोमिनेंस है वो काफी यहाँ पर बढ़ रही है। देखिए किस प्रकार से बढ़ रही है, ऑथर का ये आर्ग्यू करना है, ऑथर की तरफ से ये आग्रह भी किया गया है कि इंडिया जो है वो स्लोली एक तरीके से डी फैक्टो हिंदू स्टेट बन रहा है। देखिए हमें 2 शब्दों के बारे में पता है, एक होता है डिप्राइमिया, राइट, और दूसरा होता है डी फैक्टो। तो डी फैक्टो जो होता है वो होता है द रियल पावर। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो एक तरीके से रियल पावर हिंदू स्टेट बन रहा है, ऐसा ऑथर के द्वारा एक स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, इल्जाम लगाया गया है। और वो कह रहा है क्योंकि यहाँ पर पॉलिटी के द्वारा ही हिंदू जो रिलीजन है उसको काफ़ी प्रेमिसी दी जा रही है जब भी कोई भी सोशल या पॉलिटिकल ऑर्डर बनाना होता है। खासकर यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर के रोल को दिखाते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का रोल था इनोग्रेशन करने के लिए, राम जन्मभूमि जो आपका इनोग्रेशन हुआ है, टेम्पल बना अयोध्या के अंदर, उसको ब्लर कर दिया है लाइंस को स्टेट एंड रिलीजन के बीच में, जो सेक्युलरिज्म था। कि मतलब यहाँ पर ऑथर का मानना है कि ये काफ़ी गलत उन्होंने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो किसी भी धर्म को एज ए स्टेट रिलीजन यहाँ पर नहीं मानती है। और ऑथर को लगता है कि इसी की वजह से जुडिशरी भी यहाँ पर कमज़ोर हो रही है, प्लस जो पॉलिटिक्स और स्टेट है वहाँ भी यहाँ पर बिल्कुल ही उसके अंदर का जो एक लाइन होती थी जो डिवाइड करती थी स्टेट को और धर्म को और राज्य को, वो भी उन्होंने ब्लर कर दिया है, वो भी अब दिखाई नहीं दे रही है। आर्टिकल में कुछ इंस्टेंसेस के भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि कुछ जो केसेस डिले हो जाते हैं वो किस तरीके से जस्टिस डिलीवरी को यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। सिस्टमेटिक अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं टाइम पे, तो उसकी वजह हो जाती है कि प्रॉक्सिमिटी हो जाती है अथॉरिटी के अंदर। फिर हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रिवेलेंट यूज़ होता है रिलीजन इमोशन का पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे कि हमने वो राम जन्मभूमि वाला एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया। फिर ऑथर जो है वो इस फियर के साथ एक फियर यहाँ पर दिखाते हुए इस ऑथर आर्टिकल को ख़त्म करते हैं कि किस प्रकार से स्लोली यहाँ पर जो आपकी जुडिशरी है वो साइलेंटली इन सारी चीज़ों को देख रही है, और जो ये स्लो इक्लिप्स हो रहा है, स्लोली जो एक ग्रहण लग रहा है इंडिया की, इंक्लूसिव इंडिया को, जहाँ पर सब के सब सम्मिलित है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी कास्ट, सबको, वो कहीं ना कहीं इंडिया से ख़त्म हो रहा है और उसको जुडिशरी खड़ा होकर, दूर होकर एक साथ देख रहा है। और इसीलिए ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंजेस लाने की ज़रूरत है जुडिशियल सिस्टम में, ताकि वो पॉलिटिक्स को दूर कर सके रिलीजन मैनिपुलेशन से, धर्म
धर्म के ऊपर जो लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि जुडिशरी का जो एक काम है अच्छे से उसको वो निभा सके। तो ये यहाँ पर एक आर्टिकल है। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ, जो कि है सदर्न इंडिया वाइब्रेंट कार्नेटिक म्यूजिक के ऊपर, जो कि लिखा गया है यहाँ पर रमेश वेंकटरम के द्वारा, और ये लिखते हैं वांट टू हेल्ड इन साउथ बीजेपी नीड्स टू लिसन टू कार्नेटिक म्यूजिक। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, अगर मैं आपको इस आर्टिकल को तोड़ूं टुकड़ों के अंदर कि यहाँ पर ऑथर क्या कह रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का आपको माइंड मैप यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये माइंड मैप आप अच्छे से देखिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो सदर्न इंडिया का जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो कितना वाइब्रेंट है और वो किस प्रकार से यूनिटी और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिशन को दिखाते हैं, ना कि ओवर पोलराइज नेशनलिज्म के ऊपर। तो बीजेपी के लिए मतलब बेसिकली स्टेट के ऊपर एक दिखाया गया है कि किस प्रकार से आपको यूनिटी की तरफ होना चाहिए, एक साथ जो होती है, एकता जो होती है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले चेन्नई का म्यूजिक फेस्टिवल यहाँ पर हो रहा है, ये है क्या, देखिए चेन्नई के अंदर एक एनुअल इवेंट हेल्ड होता है, हर साल होता है, लेट नवंबर में और अर्ली फरवरी तक ये चलता है, जो कि लार्जेस्ट कल्चरल इवेंट्स में से है वर्ल्ड के अंदर। ये एक हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन के तहत यहाँ पर बनाया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कल्चरल इवेंट्स के अंदर अपनी जो भूमिका है उसको निभाता है, और इसमें हजारों कार्नेटिक म्यूजिक कॉन्सर्ट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर भरतनाट्यम आता है, जिसके अंदर स्कॉलरी लेक्चर्स यहाँ पर दिए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है, और बहुत सारे जो भी पेट्रॉन है, जो भी इस चीज को यहाँ पर संजोए हुए हैं, रखना चाहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप नहीं होती है, गवर्नमेंट एक पैसा भी यहाँ पर नहीं देता है, और ये खुद ब खुद किया जाता है अलग लोगों के द्वारा जो इसको पेट्रोन करना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, संरक्षण करके रखना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। किस प्रकार से यहाँ पर एक तरीके से इंक्लूसिविटी दिखती है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा है। तो देखिए वैसे तो ये ट्रेडिशनली हिंदू ऑर्थोडॉक्स हम बोल सकते हैं कि फेस्टिवल है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर अलग अलग परफॉर्मेंस को और अलग अलग ऑडियंसेस का वेलकम किया जाता है। वो सभी रिलीजियस बैकग्राउंड से हो सकते हैं, एक मुस्लिम, एक सिख, एक यहाँ पर जो क्रिश्चियन होते हैं, वो कोई भी यहाँ पर जाकर इस फेस्टिवल को इंजॉय कर सकता है। जो परफॉर्मर होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही हो। ये दिखा रहा है इंडियन इंक्लूसिवनेस को, इंडिया की जो एक विभिन्नता में एकता आपको दिखाई देती है वो यहाँ पर दिखाई देती है। और यही ऑथर इस बात पे काफी ज्यादा पॉइंट करते हैं कि किस प्रकार से ये जो बैरियर है, ये जो एक तरीके से आपके सामने रोड के ऊपर बैरियर लगा रखे हैं, जिसको रिलीजन का बैरियर हो, लैंग्वेज का बैरियर हो, रीजन का बैरियर हो, उन सभी को ये एलिमिनेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एक म्यूजिशियन है जो गाना गाते हैं, जो कि शेख चिन्ना मुलाना, वो एक मुस्लिम है लेकिन यहाँ पर आकर वो संगीत गाते हैं। फिर दूसरे हैं यहाँ पर जॉन हिगिंस म्यूजिशियन, जो कि अमेरिकन क्रिश्चियन है, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रैंक ले चुके हैं ट्रेडिशनली हिंदू आर्ट फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ड्रॉ फ्रॉम अदर कल्चर। देखिए क्या बता रहे हैं कि कर्नाटिक म्यूजिशियन जो है वो ऑफन ऐसा होता है बहुत बार कि वो इन्फ्लुएंस ले आते हैं दूसरे बाहर के जो सोर्सेज होते हैं और उनको मिलाकर अपने ट्रेडिशन में मिलाकर फिर वो गाने गाते हैं या जो संगीत होता है उसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि एस सौम्या नाम का एक कॉन्सर्ट जो रिगेन किया गया है, जो कि जिसकी रूट यहाँ पर पर्शिया और अरेबिक म्यूजिक में थी, उसको प्यार के साथ, बॉन्ड के साथ, क्रॉस कल्चरी यहाँ पर प्रेजेंट किया गया इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं लिरिक्स स्पैनिंग मैनी लैंग्वेजेस। देखिए क्या बात की जा रही है यहाँ पे कि किस प्रकार से जो सॉन्ग्स हैं उनको इस कॉन्सर्ट के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर गाया जाता है। सिर्फ वो कर्नाटिक या इसी कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर नहीं होता है, रेदर जितनी भी साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो तेलुगु हो, संस्कृत हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो या मलयालम हो, मिक्स होकर उस कॉन्सर्ट के अंदर यहाँ पर गाई जाती है। इन सभी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। लास्ट में हम देखते हैं हाई रैंकिंग म्यूजिशियन ड्रॉइंग फ्रॉम नॉन सदर्न ट्रेडिशन। देखिए कुछ म्यूजिशियन ऐसे हैं जो सिर्फ सदर्न इंडिया से आते ही नहीं हैं, बल्कि जिस तरह आप MS सुब्बुलक्ष्मी को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी फेमस कर्नाटिक सिंगर है, लेकिन उनकी जो ऑडियंस है वो उनको मीरा भजन की तरफ लेके जा चुकी है। यानी कि जो नॉर्थ इंडिया के अंदर मीरा देवी के द्वारा जो भजन लिखे गए हैं वो उनको वहाँ पर गाती हैं। फिर कुछ ऐसे कंपोजिशन ओरिया के जो यानी कि ओडिशा के अंदर जो कोर्ट था या मराठी जो अभंग होते थे उनके यहाँ पर गीतों को गाया जाता है। तो ये काफ़ी अलग तरीके का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक तरीके से सिर्फ इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवोशन विदाउट डेनिग्रेशन। क्या मतलब
मतलब है, देखिए आर्टिकल यहाँ पर आर्ग्यू करता है कि किस प्रकार से जो फेस्टिवल है, त्योहार है, वो एक हिंदू डिवोशन को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अदर फेथ्स, दूसरे जो धर्म है, उनको डेनिग्रेट कर रहा है, उनको नीचा दिखा रहा है, कम समझ रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई जाती है, दोनों को एक बराबरी से देखा जाता है, एक्सेप्टेंस होती है कि ठीक है, जितने भी ट्रेडिशन है, जितना पॉसिबल हो सकता है वो यहाँ पर आए, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर ऑथर करते हैं हार्ड नेशनलिज्म की क्रिटिक। देखिए ऑथर का मानना है कि जो इंक्लूसिव होता है, जो एसिलेटिक स्पिरिट होती है ना कर्नाटिक म्यूजिक के सीन की, उसको देखा जा सकता है कि वो किस प्रकार से जो हिंदुत्व और हाइपर नेशनलिज्म, एक वर्ड यहाँ पर है कि आप बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म यहाँ पर दिखा रहे हैं, राष्ट्रवाद यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि इतना ज़रूरी नहीं है। वो हाइपर हो रहा है और हिंदुत्व की बातें हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो देखिए ये भी एक हिंदू राष्ट्र, ये भी हिंदू जो फिलोसफी रही है, गांधी जी की फिलोसफी हो, या पूरे देश का हमारा जो अतिथि देवो भव से लेके, या फिर हम और भी हमारे गीता के अंदर या बहुत सारे वेदों के अंदर हमें दिखाई देता है, वासुदेव कुटुंबकम जैसे जो श्लोक हमें दिखाई देते हैं, तो वो क्या दिखा रहे हैं? वो इसी चीज को दिखाते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, इसमें जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो इस पूरे भारत का भाग है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से, किस जाति से, किस एरिया से, किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, बल्कि वो भारत के वासी हैं। और यही उनका उसके राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाने का एकमात्र आपका होना चाहिए कि आप भारत से हैं, बस यही बात जरूरी है, ना कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, या फिर आपकी कोई जाति अलग है, या आपकी जगह राजस्थान से है, या आप तमिलनाडु से। ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखनी चाहिए। उसके ऊपर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब तिरुचूर के ब्रदर्स, जिन्होंने ऑडियंस के अंदर बंगाली में वंदे मातरम को लिखा गया था, वो यहाँ पर कर्नाटिक आइटम बन चुका है, जिसको हमेशा कॉन्सर्ट के अंदर गाया जाता है। वंदे मातरम आपने जरूर सुना होगा। और वो पेट्रोरिज्म सेपरेट कर देता है हार्ड नेशनलिज्म से, यानी कि एक जो देश के प्रति देशभक्ति होती है ना, उसको बोलते हैं पेट्रोटिज्म, और वो अलग कर देता है राष्ट्रवाद से, नेशनलिज्म से। तो हिंदू फार राइट, यानी कि जो राइट विंग के हिंदू से, उनसे भी वो उनको अलग कर देता है। तो देशभक्ति यहाँ पर होनी चाहिए। और लास्टली हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ पे रमेश वेंकटरमण यानी कि ऑथर है, वो नॉर्दर्न काउंटर पार्ट्स को भी ये बोल रहे हैं कि उनको सदर्न पीयर से, उनके जो लोग हैं उनसे म्यूचुअल एक्सचेंज करके रिच ट्रेडिशन का, कल्चर्स का और सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो बातें हैं वो कितनी ज़्यादा रिच होती थी, कितनी ज़्यादा यहाँ पर कल्चरली अप्रोप्रिएट होती हैं। चलिए आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इकोनॉमी पेज से, जो कि यहाँ पे नो लॉन्गर लुकिंग एट इंपोर्ट ड्यूटीज एट रेवेन्यू सोर्सेज इन एफटीए नेगोशिएशन। देखिए अभी क्या हुआ है, रिसेंटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के अंदर, और जिसमें हम देख पाएंगे कि इंडिया एफटीए की बात कर रहा है यूके से, ईयू से, ऑस्ट्रेलिया से और ओमान से। ठीक है, तो इसके बहुत सारे यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे कि क्या क्या पोटेंशियल इसके बेनिफिट हैं, क्या क्या इसके या फिर हम देखेंगे कि इसके नुकसान है। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि एफटीए के अंदर आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए एफटीए की वजह से ना जो टैरिफ होता है, यानी कि जो आप बाहर से गुड आ रहा है इंडिया के अंदर, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो वो तो हम ले ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल आराम से वहाँ पर कोई भी चीज़ें आएंगी वो चली जाएंगी, जैसे कि कार्स होती हैं, विस्की होती है, मशीनरी कंपोनेंट होते हैं, जिसको नेगोशिएटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर रखा गया है डिफरेंट इकोनॉमीज़ के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी के लिए लो कर देगा टैरिफ को। लेकिन फिर यहाँ पर ये बात भी समझनी पड़ेगी कि जब टैरिफ लो होगा तो उसके अलावा जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इंडिया में आएंगी, ज़्यादा चीज़ें इंडिया से हम उस जगह पर पहुँचा पाएंगे जिस भी कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बना हुआ है। तो एक तरीके से ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे साइमल्टेनियस नेगोशिएशन एंड प्रोस्पेक्टिव ड्यूटी रिडक्शन। देखिए क्या बात हो रही है कि इंडिया करंटली अभी इस प्रोसेस में लगा हुआ है, नेगोशिएशन कर रहा है एफटीए के लिए यूके से, यूरोपियन यूनियन से, ऑस्ट्रेलिया से, ओमान से, कि जो उनका पार्ट है नेगोशिएशन का उसमें इंडिया एक्सटेंटिवली ये चाहता है कि जो ड्यूटीज लगी हुई हैं अलग अलग गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, उनको खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए। थर्ड यहाँ पर है द क्वेश्चन ऑफ रेवेन्यू। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा एस्टिमेट लगाया है कि इंडियन गवर्नमेंट लगभग 2.3 लाख करोड़ कस्टम ड्यूटीज इस साल उनको मिली है
2023-24 के अंदर। हाउएवर अगर ये शिफ्ट हो जाता है, एफटीए के अंदर अगर चली जाते हो तो रेवेन्यू जो टैरिफ से आने वाला था वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अब आपको उतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा जितना आपको पहले मिलता था। तो ये एक यहाँ पर अलग बात है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। देखिए ग्लोबल टेंडेंसीज की बात करें तो इंडिया हमेशा ये चाहेगा कि एलिमिनेशन जो टैरिफ बैरियर्स का हो रहा है वो हो जाए, ग्लोबली ऐसा चाहेंगे। लेकिन इंडिया काम कर रहा है कि वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जो इंडिया के लिए भी काम करे, यानी कि इंडिया के लिए उसको नुकसान ना हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट हम देख पाएंगे पोटेंशियल रिडक्शंस अंडर द पोटेंशियल यूके एफटीए, यानी कि जो हमने यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बनाया है, उसमें इंडिया कंसीडर कर रहा है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम कर दिया जाए। जैसे स्कॉच विस्की के लिए जो आज के टाइम पर 150% ली जाती है, यानी कीमत से भी 50% ज़्यादा ली जाती है, उसको कम कर दिया जाए। और जो टैरिफ है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, इंडस्ट्री जो कि आज 100%, यानी एक कार अगर इंडिया में आएगी तो जितनी कीमत उसकी यूनाइटेड नेशंस के अंदर थी वही सेम कीमत उससे टैक्स के रूप में ली जाएगी, तो वो डबल हो गई। अब जो मान लीजिए 1 लाख रुपए की एक कार थी या 10 लाख रुपए की एक कार थी और उसको इंडिया में भेजा गया, तो उसको 10 लाख रुपए ही टैक्स में भरना होगा, तो अब उस कार की कीमत होगी 20 लाख रुपए। अब क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर अलग से उसको भेजने में भी खर्च किया है, जो कि 2 लाख रुपए आ गया, 22 लाख रुपए, अब उनको कुछ प्रॉफिट भी कमाना, तो वो कार की कीमत इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 35 से 40 लाख रुपए के अंदर इंडिया में मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर बात हो रही है कि ऑटोमोबाइल के ऊपर जो टैरिफ लगाया जाता है, ताकि जो इंटरनल डोमेस्टिक क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हमारी खुद भी तो डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं ना, चाहे वो टाटा की कंपनी हो या फिर ऐसी जो कंपनीज है फोर्ड, तो इनको यहाँ पर कम, इनके नुकसान ना हो, इसी वजह से इतना ज़्यादा टैरिफ लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। तो ये जो ट्रेड डील है, इसके अंदर पार्शियल ट्रेड डील साइन की गई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहाँ पर इंडिया ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन वाइन्स जो होती है उन पे कुछ ड्यूटीज़ को ख़त्म कर चुका है और ड्रॉप कर चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेजुअली ओपनिंग इकोनॉमी। ऑफिशियल्स ने ये स्टेट किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे स्मूथ मैनर में, मेजर्ड मैनर में, जिसको पहले से हमने मेजर किया होगा, प्रायोरिटाइज कर दिया होगा इंक्रीज कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर बेनिफिट्स के लिए, तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे, जो कि 1990 से ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार जो प्रोटेक्शनिज्म था, क्योंकि इंडिया ने एक भारी कीमत दी थी कॉलोनियल्स के साथ ट्रेड करने की, तो इंडिया एकदम से प्रोटेक्शनिज्म के अंदर आ गया था कि हम यहाँ पर किसी को फ्री वो नहीं देंगे, हम बहुत ज़्यादा ट्रेड लगाएंगे और टैरिफ यहाँ पर लेंगे। तो उससे थोड़ा सा अब इंडिया अवे होगा ताकि वो अपनी इकोनॉमी को और अच्छे से ग्रो कर सके, जो कि हालांकि अभी 6.5 के रेशो से बढ़ रही है, काफ़ी बढ़िया। और आरबीआई का ये मानना भी है कि शायद 2024 में पहुँचते हुए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7.5% के रेट से यहाँ पर बढ़े। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है हाई टैरिफ एंड ट्रेड कंसर्न। क्या बातें की जा रही है कि यहाँ पर हाई टैरिफ होने वाला है, जो कि एक क्रिटिकल इशू रहा है एफटीए के टॉक्स में। हम देख रहे हैं यूरोप के साथ, यूके के साथ किस समय से कम 2 से 3 साल हो गए इंडिया एफटीए की बातें कर रहा है, और उसमें सिर्फ यहीं पर आकर इंडिया जो है वो रुक जाता है, क्योंकि जो एवरेज टैरिफ होते हैं गुड्स से जो यूके से इंडिया में आते हैं वो मान लीजिए 4.2% से आ रहे हैं, लेकिन जो सेम चीज़ें यूके में इंडिया भेज रहा है तो यूके उनके ऊपर 14.6% का टैरिफ यहाँ पर ले रहा है। कितनी हम देखेंगे कि अलग बात है कि इंडिया से कोई सामान जा रहा है तो आपको 14% का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यूके से इंडिया में कोई सामान आ रहा है तो इंडिया ले रहा है 4.2। तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और इसी के ऊपर इंडिया बार बार ये बातें कर रहा है कि सेम जो है एक्सपोर्ट के लिए वो इंडिया के अंदर से जो जा रहा है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक रिपोर्ट आई थी जो कि है MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि रिपोर्ट ये निकाली गई थी, और उसने हाईलाइट भी किया गया कि किस प्रकार से जो ड्यूटीज होती है कैपिटल गुड के ऊपर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा लेता है यूके, जो कि ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। और इसी वजह से जो इंडिया के टैरिफ रिजिम है उसके अंदर डिस्पैरिटी हमेशा दिखाई देती है। देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया। कुछ ऐसा ही एक एग्जांपल में एक और मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, जो कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है मेंस के अंदर, कि कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट है उसके क्या क्या बेनिफिट है और उसमें क्या क्या नुकसान यहाँ पर हो सकते हैं। तो चलिए इसको भी ज़रा एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये हमें दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है पोटेंशियल बेनिफिट की। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये एफटीए होता ही क्या है। तो एफटीए जब की बात होती है तो एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो 2 इंटरनेशनल या 2 से अधिक जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ इसको साइन करेंगी, और
किस वजह से साइन करेगी, ताकि उनका जो ट्रेड है वो बढ़ सके। तो अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसको साइन किया जाता है। इसी के अलावा जो इनकी अर्थव्यवस्था की टाइज है, एक दूसरे के साथ जो संबंध है उनको बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए काम होता है। इसमें क्या होगा कि जो बैरियर्स होते हैं, कुछ चीज़ें हमने लगाई हुई है कि आप हमारे पास ये सामान भेजेंगे तो हम इतना पैसा लेंगे, उनको हटा दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है दोनों ही देशों के द्वारा, ताकि ज़्यादा चीज़ों का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। लाइसेंस रिक्वायरमेंट वगैरह, कोटाज वगैरह, तो वेरियस कस्टम ड्यूटी, इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। जो ओवरऑल एम जो होता है इसका ये होता है कि ताकि ये ज़्यादा अपीलिंग लगे और ईजी लगे बिजनेसमैन्स को किसी भी कंट्री में जब वो इन्वॉल्व होता है ट्रेड करने के लिए एक दूसरे के साथ। तो काफ़ी टाइम पर जो ये FTAs होते हैं इनके प्रोज भी होते हैं, अच्छाई भी होती है और इनकी बुराई भी होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने अभी कुछ ही साल पहले, जस्ट 1-2 साल पहले, यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट की बातें लगी हुई है, कंसीडर हो रहा है, और ये एक एग्जाम्पल है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का। तो देखिए आप ये इसको CEC के उसमें भी देख सकते हैं, जो कि अभी स्टिल अंडर डिस्कशन ही चल रहा है कि क्या क्या इसमें बातें आएंगी। हालांकि इसको कुछ हाईलाइट्स भी है, इसके कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स होंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे एग्रीमेंट में। जैसे पोटेंशियल बेनिफिट क्या क्या होंगे कि ये इंक्रीज करेगा एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ को। ऑस्ट्रेलिया एक काफ़ी रिच नेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की, जैसे कि टेक्सटाइल की, कपड़े के जो होते हैं, या फिर लाइट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज जहाँ पे वहाँ पर लेबर की कमी है, तो इन सभी चीज़ों की वहाँ पर हाई डिमांड होती है। और कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें इंडिया बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है। इंडिया के पास ये सारे एरिया, इंडिया के पास टेक्सटाइल बहुत अच्छा है, इंडिया के पास पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से चीप लेबर है, और इंडिया के पास लाइट जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इसी वजह से इंडिया उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता है। तो इसी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, यानी कि इंडिया का जो निर्यात होने वाला है, वो इससे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्प्रूव्ड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। देखिए इससे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया एक सोर्स ऑफ फॉरेन FDI का सोर्स हो सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है सेक्टर्स में, जैसे माइनिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, इन सभी के अंदर एक सोर्स बन सकते हैं। वहाँ के लोग या इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया के गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो इसी वजह से अगर एक सक्सेसफुल FTA हो जाता है तो ये काफ़ी हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में कि इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है, क्योंकि पोटेंशियल जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इसके साथ यहाँ पर FTA कर रही हैं, तो ठीक है, यहाँ पर अच्छी रैंकिंग इंडिया को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए इकोनॉमिक कॉपरेशन जो होता है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर क्रिएट करता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो कि हेल्प करेगा बूस्ट करने में इंडिया के टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को। तो ये यहाँ पर और काम आने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पोटेंशियल चैलेंजेस क्या क्या होंगे। अब हमने एडवांटेज देख लिए, बेनिफिट्स को देख लिया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। तो वो अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर है इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। देखिए मैं हर बार ये कंसर्न होता है, अग्रीमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा सकता है इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, और जो इंडिया की खुद का सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, और जो इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि अमूल को आप देख पाएंगे, ये सारी चीज़ें, ये इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनका नुकसान हो सकता है इससे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा। ऑस्ट्रेलिया सस्ते में चीज़ों को यहाँ पर भेजेगा, वो चीज़ें ज़्यादा सस्ती होंगी तो इंडिया का लोकल इंसान उन सस्ती चीज़ों को खरीदेगा। फिर जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको भी इसी वजह से अपने जो प्राइसेस है उनको कम करना पड़ेगा नॉर्मल लोगों के लिए, और इस वजह से जब वो प्राइसेस को कम करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिटी को भी कम कर दें, तो फिर से यहाँ पर उनको धक्का लगेगा या उनकी जो ग्रोथ हो रही थी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख पाएंगे ट्रेड का इनबैलेंस होना। देखिए ये सबसे बड़ा कंसर्न हो सकता है किसी भी FTA के अंदर। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक रिस्क रहेगा कि कहीं ट्रेड इम्बैलेंस ना हो जाए। जब हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं अपने साइज में काफ़ी डिफरेंट है। उनका जो लेवल है डेवलपमेंट का, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी एक डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट किया जाता है, तो वो भी अलग है। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश की कैटेगरी में आता है। तो ये काफ़ी डिफरेंट है दोनों इकोनॉमीज, और जब इनके अंदर कोई एक अग्रीमेंट बनेगा, इनके अंदर कोई एक समझौता होगा, तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं ये ट्रेड का इम्बैलेंस कर दे। और ये जो हमेशा इम्बैलेंस होता है वो ज़्यादा फेवर में होता है किसी भी विकसित कंट्री के लिए। तो हमेशा जो इंडिया होगा जो कि एक विकासशील कंट्री है उसके लिए कहीं ये अनफेवर में ना चला जाए, इसीलिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर दिखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन का भी इशू
इशू हो सकता है। देखिए, इंडिया के जो गुड्स एंड ऑस्ट्रेलिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड पे देखा जाएगा कि उनके ऊपर बहुत ही कड़ी क्वालिटी स्टैंडर्ड लगाए जाएंगे कि वो ठीक से इंडिया में आ रहे हैं तो उनके ऊपर ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो इंडिया के एक्सपोर्टर होंगे, जो इंडिया की तरफ से सामान को भेजेंगे, तो उनके ऊपर भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड लगेंगे जिसका एडवांटेज हो सकता है नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को। लेकिन फिर यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट चैलेंज भी होगा। तो ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज होगा कि जो स्टैंडर्ड लगाए जाएंगे जो इंडिया के सामान के ऊपर, कभी कभी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो उस स्टैंडर्ड से यहाँ पर सेम नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। और अगर हम आखिर में बात करें, टू बी कंक्लूजन में मैं बोलूँ, तो ये माना जा सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो एक हम बोलेंगे पार्टनरशिप है उसको अच्छे से बढ़ाएगा। बहुत सारे न्यूमेरियस इसमें बेनिफिट होंगे, जैसे कि नई मार्केट का एक्सेस मिलेगा और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी सामने आएंगे जिनको हमें साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा, जैसे कि कंपटीशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए पोटेंशियल ट्रेड इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी केयरफुली नेगोशिएट करना होगा, बहुत सोच समझ कर यहाँ पर नेगोशिएशन करनी होगी और मैनेज करना होगा जो भी टर्म्स यहाँ पर लिखवाई जाएंगी एग्रीमेंट के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स को बढ़ाया जा सके और जो पोटेंशियल ड्रॉबैक्स है उनको कम किया जा सके। तो ये है आज का आपका एक मेंस का आंसर। और इसी के साथ हमारा जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस है बहुत डिटेल में विद माइंड में वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो